गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है मेरे भाई। हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5। पहले उससे पहले आप बताएंगे कि आप सभी है कैसे। अगर सही हैं तो अच्छे हैं, बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो मेरे भाई राह करो, है ना। चलो बताएंगे सभी कैसे हैं। कैसे हैं मेरे भाई, बताएंगे सभी कैसे हैं। हाँ, रो रहा हूं नालायको। हाँ चलो, देखो मेरे भाई बताएंगे कैसे हैं सभी। देखो मेरे भाई, अगर तुम चाहो तो लाइव क्लास लग सकती है। चल लाइव क्लास के लिए टाइम बता देंगे और कमेंट कर देंगे जो जो देख रहे हैं, है ना। देखो आप अभी क्या कर सकते हो, जैसे लाइव क्लास आपकी चल जाएगी, आप जैसे भी टाइम फिक्स करोगे कि भाई सर 5 बजे, 6 बजे, शाम को 7 बजे, 8 बजे तक, तो जो भी तुम्हारा टाइम शेड्यूल बैठता है उसमें बताएंगे कि सर हाँ इस टाइम पे थोड़ा सा लाइव क्लास सही रहेगी। जिसको लगता है कि हाँ लाइव क्लास में पढ़ने में मजा आएगा, हाँ लाइव क्लास में पढ़ने का मजा तो आने वाला है मेरे भाई। क्यों आने वाला है? क्योंकि उसमें हम लाइव टू लाइव बातें कर रहे होंगे, आपके कमेंट्स मुझे दिख रहे होंगे, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कोई चीज समझ में नहीं आ रही होगी उसका लाइव डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन एक शर्त है मेरे भाई। शर्त क्या है? आप सभी की मर्जी होनी चाहिए। और हाँ देखो, मुझे जब मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे पास मतलब 10 से 15 बच्चे भी हुए अगर लाइव में, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो भाई मैं 1000 2000 की उम्मीद तो नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? उम्मीद भी कर सकता हूँ अगर तुम्हारा साथ हो तो, लेकिन तुम साथ देते नहीं हो नालायकों। चलो, हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो अगर तुम्हें लाइव क्लास चाहिए तो आप कमेंट करेंगे कि हाँ सर लाइव लेके आओ, और कब से लेके मतलब कब से लानी है और कितने बजे से लानी है, वो टाइम भी आप थोड़ा सा एक बार शेड्यूल आप मुझे बताएंगे। ठीक है मेरे भाई। चलो ये आज ही सोचा मैंने, क्यों ना यार, बातचीत बहुत हो गई रिकॉर्डिंग वाली, अब सीधा लाइव बात करते हैं कि क्या बात है क्या नहीं है, और उस पर बातें चलती हैं अपनी। ठीक है, चलो बताएंगे सभी मेरे भाई एक बार, है ना। चलो स्टार्ट करें मेरे भाई आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करें। देखो मेरे भाई चैप्टर चल रहा था अपना, मैं रिवीजन करवाता हूं, फिर थोड़ा सा समझाता हूं, फिर लिखाता हूं। ठीक है मेरे भाई। चलो चैप्टर 5, लाइव प्रोसेस, इसको बोल रहे थे अपन जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम था क्या? हमने जैव प्रक्रम के बारे में बात की थी कि शरीर की वे सभी क्रियाएं हैं मेरे भाई जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, मतलब कि मेंटेनेंस का करती है। जैसे कि गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, मतलब फ्रिज का, कूलर का, सब चीजों का मेंटेनेंस होता है तुम्हारे खुद। अब इसमें क्या होगा? इसमें आदमी का ही मेंटेनेंस होगा। तो किस तरीके से होगा मेरे भाई? जिस तरीके से होगा उसको हम क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम बोलेंगे। तो शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से बचाती हैं और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाता है मेरे भाई। जैव प्रक्रम में निम्न क्रियाएं सम्मिलित है मेरे भाई। कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित है? तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। इसमें पोषण सम्मिलित है, श्वसन सम्मिलित है। श्वसन का मतलब होता है रेस्पिरेशन, पोषण का मतलब है न्यूट्रिशियन, संवहन, संवहन देखो बेटा, संवहन या वहन, और चौथा होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। ठीक है मेरे भाई। पोषण में मैंने तुम्हें बताया कि हम आहार नाल से लेकर, हम आहार नाल की बात कर रहे होंगे जिसमें पेट वगैरह, छोटी आंत, बड़ी आंत वगैरह सब कुछ आ रहे होंगे, भोजन से रिलेटेड बात कर रहे होंगे। श्वसन में हम सांस लेने के बारे में बात कर रहे होंगे। संवहन में हम ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे होंगे कि हमारा रक्त किस तरीके से प्रवाह होता है, हमारे शरीर में जो रक्त है वो किस तरीके से जाता है आता है। बेस्ट ट्रिक लेके आया हूं मेरे भाई, बेस्ट ट्रिक्स इसमें लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। उत्सर्जन की बात करेंगे कि किस तरीके से हम उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन होता किन चीजों का है, क्यों होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। इसके बाद में मैंने बताया था तुम्हें कि पोषण क्या होता है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रम द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उन्हें रक्त में मिलाना, ऊर्जा प्राप्त करना तथा शरीर के अनुरक्षण के लिए उपयोग करना क्या कहलाता है मेरे भाई? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं: ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर का निर्माण और रोगों से रक्षा। 3 काम है मेरे भाई। कौन कौन सा? एक तो ऊर्जा की प्राप्ति, शरीर का निर्माण और रोगों से रक्षा। तो मेरे भाई ऊर्जा की प्राप्ति किससे होगी? कल मैंने बताया था तुम्हें। तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से। जब ये सारी चीजें दे रखी हो तो हमें जो महत्व देना है वो किसको देना है? कार्बोहाइड्रेट को देना है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रखा तो वसा को देना है, और फिर वसा भी नहीं दे रखा हो तो प्रोटीन को महत्व देना है। आगे देखेंगे शरीर का निर्माण। शरीर का निर्माण भोजन में उपस्थित प्रोटीन, जल तथा खनिज लवणों के द्वारा होता है। और रोगों से रक्षा जो होती है वो मेरे भाई विटामिन करते हैं। कौन करता है मेरे भाई? विटामिन करते हैं। कौन करता है? विटामिन करते हैं। भोजन के मुख्यतः 7 अवयव होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल और मोटा चारा, जिसको हम रुक्षांश भी बोलते हैं। पोषण की प्रक्रिया में देखिए मेरे भाई, पोषण की प्रक्रिया होती कैसी है? तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जटिल पदार्थों को लेते हैं बाह्य ऊर्जा स्रोत से। बाह्य ऊर्जा स्रोत का मतलब है मेरे भाई बाहर से हम क्या करते हैं? जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं। जटिल पदार्थों को ग्रहण करके हम उसमें क्या करते हैं? उन जटिल पदार्थों का विघटन करते हैं, मतलब जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, और फिर उसके द्वारा क्या चलता है? उसके बाद में एक जैव रासायनिक प्रक्रम चलता है जिसमें से ऊर्जा बाहर निकलती है, और ऊर्जा को हम क्या कर लेते हैं? ऊर्जा के रूप में हम उसका उपभोग कर लेते हैं। पुनः विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाएं चलती हैं, और प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया। और हमारा शरीर उनसे में क्या ले लेता है मेरे भाई? प्रोटीन ले लेता है। आगे देखेंगे
नए जटिल अणुओं का निर्माण होता है, मतलब शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण होता है। जब प्रोटीन तुम्हारे शरीर के लगेगा, तुम्हारे शरीर में अंदर प्रोटीन मतलब पहुंचेगा और बॉडी को लगने लग जाएगा। बॉडी को लगने का मतलब हमारे शरीर की पूरी कोशिकाओं तक जब पहुंच जाएगा तो तुम्हारा शरीर वृद्धि कर जाएगा, अनुरक्षण कर जाएगा, मेंटेनेंस, इस तरीके से सीना। वो देखते हो तुम 2 दिन जिम जाके यूं क्या है भाई, है ना, ना लायक हो। देखो ऐसे तुम मत किया करो। देखो अब आगे देखेंगे मेरे भाई, आगे देखेंगे। और आगे मैंने क्या बताया था, देखो मेरे भाई आगे हमने देखा था जैव रासायनिक प्रक्रम। इसमें मैंने बताया था कि सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से अर्थात बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से जटिल पदार्थों का विघटन करता है, जिससे शरीर के अनुरक्षण के लिए वह शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। इसके लिए शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला संपन्न होती है। इसे हम क्या कहते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। देखो मेरे भाई वही सारी चीजें, जटिल पदार्थों को लेते हैं, सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को हम शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए काम में ले लेते हैं। इसके लिए एक प्रक्रम चलता है ना। बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला चलती है जिसको हम जैव रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। वही बात है, ठीक है। एंजाइम में देखेंगे, एंजाइम का मैंने तुम्हें बताया था कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उत्प्रेरक का जो काम होता है वही हमारे शरीर में एंजाइम का होता है, ठीक है। ये क्या करता है मेरे भाई, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए, तोड़ने के लिए जो जीव होता है, जैसे अपन है, वो क्या करते हैं, जैव उत्प्रेरकों को काम में लेते हैं। किसको लेते हैं, जैव उत्प्रेरकों का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। पोषण के प्रकार देखते हैं मेरे भाई। पोषण 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वपोषी पोषण और एक विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण भी 3-4 तरीके का होता है, वो हम लिखेंगे अभी विषम पोषी पोषण आने पर। अभी हम स्वपोषी पोषण की बात कर रहे हैं। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, पोषण का वह तरीका होता है जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से क्या ले लेता है, सरल अजैव पदार्थ, जैसे कि अजैव का मतलब है जिनमें जीव नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यहां तक कि हमने बात कर ली थी मेरे भाई। और इसके बाद में हम जो पहुंचे थे वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर पहुंचे थे। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है मेरे भाई, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं मेरे भाई, पहला है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य से हम क्या करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल पौधे के हरे भागों में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं मेरे भाई। और जो जल है वो जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त कर लिया जाता है, जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण देखो मेरे भाई, कौन कौन से चरण हैं। तो पहला है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा। भाई सबसे पहले होगा क्या कि पत्तियों में जो क्लोरोफिल होगा वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा और उसका क्या कर देगा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देगा, ठीक है। फिर जो जल के अणु होंगे उसका H2 और O2 में विघटन हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा, उनका CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसका कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई हमने पढ़ा था क्या, पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि शरीर जब बन रहा है मेरे भाई, जब हमको ऊर्जा मिल रही है, जैसे अपन रोज खाना खा रहे हैं तो शरीर को हमको रोज ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा तो मिल रही है। क्या शरीर का निर्माण हो पा रहा है, क्या शरीर का निर्माण हो पा रहा है क्या, तो शरीर के निर्माण के लिए जैसे हम प्रोटीन वगैरह लेते हैं, ऊर्जा के लिए हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वैसे ही ये क्या लेता है मेरे भाई, यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट तो लेता ही है ऊर्जा के लिए, लेकिन इनको मतलब अब शरीर बनाना है तो इनको क्या चाहिए, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, तो ध्यान समझेंगे मेरे भाई। पेड़ पौधों के ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे जल के साथ अन्य कच्ची सामग्री, स्थलीय पौधे जो जल है उसके साथ अन्य कच्ची सामग्री जैसे नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस हो गई, आयरन हो गया तथा मैग्नीशियम हो गया आदि खनिज पदार्थ जो होते हैं कहां से प्राप्त करते हैं मेरे भाई, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मैंने कल तुम्हें बताया भी था। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ये पूछता है कि जल के कितने अणु बनते हैं, ऑक्सीजन के कितने अणु बनते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के रूप को संतुलित करने के लिए भी दे सकता है। यहाँ पे वो x और y दे सकता है, x और y का मान पूछ सकता है। यहाँ पे भी x और y दे सकता है, इस 6 की जगह x दे देगा, इस 12 की जगह y दे देगा, और तुमसे पूछ लेगा कि यहाँ पर x और y का मान क्या है।
दूसरी चीज क्या पूछ सकता है, एक नंबर में पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाइए, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तीसरी चीज क्या दे सकता है मेरे भाई, तीसरी इसमें से पूछ सकता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। चौथी चीज क्या पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से कच्चे पदार्थ हैं या अजैव पदार्थ हैं। तो आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है, तो हम बोलेंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनके हरे भाग में उपस्थित होता है, मुख्यतः यह पत्तियों में उपस्थित होता है। कहाँ पे उपस्थित होता है, पत्तियों में उपस्थित होता है। इसमें पूछेंगे, इसमें और क्या पूछ सकता है कि यहाँ पे पूछ सकता है कि ग्लूकोज के साथ साथ इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जल को पूरे को हटा देगा, यहाँ पे इसका मान दे देगा इस तरीके से x और इसका नाम दे देगा y। तो वो पूछ लेगा कि भाई मेरे भाई x और y का नाम क्या है, x और y का नाम क्या है। तो यहाँ से तुम्हें x और y का मान भी बताना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम्हें समझ में जैसा आ जाना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 12 अणु मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और 6 अणु ऑक्सीजन के और 6 अणु ही जल के बाहर निकाल देते हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई, पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है, पत्तियों का हरा रंग उनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु होते हैं मेरे भाई, डॉट 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 इस तरीके से दिखेंगे तुम्हें बिंदु छोटे छोटे से, उनको हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। ध्यान से समझेंगे दोनों चीजों को, क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश का शब्द है जिसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। हमारे तो हरित लवक क्या है, हरित लवक का मतलब है क्लोरोफिल, मतलब इसमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे समझो कि जैसे तुम हो, ठीक है, मैं पूछ रहा हूं कि मतलब जैसे मान लो ये हाथ है, ठीक है, या फिर मैं पूछूं तुम्हारा मतलब जैसे अंदर का पेट मान लो, ठीक है, या फिर मैं मान लो नाक की बात कर रहा हूं, तो ये नाक किसकी है भाई, ये नाक मेरी है, मतलब ये गणेश की नाक है। ऐसे ही मतलब हरित लवक में क्या होगा, जैसे मेरी पूरी बॉडी, इस पूरी बॉडी को जैसे अपन मैं बोल रहा हूँ कि गणेश है, वैसे ही क्या बोलते हैं, हरित लवक। क्या है, पूरी की पूरी हरित लवक। और उस हरित लवक में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो ये नाक को क्या बोला, जैसे मैंने मेरी नाक बोला है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में खुद का क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वह हरा दिखाई देता है। क्लोरोफिल क्या होता है मेरे भाई, क्लोरोफिल एक लवक होता है। लवक क्या होते हैं सर, लवक वो होते हैं मेरे भाई जो पेड़ पौधों को या किसी भी चीज को रंग प्रदान करते हैं। लवक क्या होते हैं, जो लवक देखो कहां पे लिख रखा है, ये रहा भाई। लवक का मतलब है जो रंग प्रदान करते हैं, हरित का मतलब है हरा, तो हरित लवक क्यों कहा गया। देखो श्वेत लवक भी देखोगे तुम, है ना, पीत लवक भी देखोगे, बहुत सारे लवक देखोगे। तो लवक का मतलब क्या होता है, जो रंग प्रदान कर रहा है। यहाँ पे हरा रंग प्रदान कर रहा है इसलिए हरित लवक बोला है। आगे देखेंगे, इसमें क्लोरोफिल होता है मेरे भाई जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इसके आगे लिखेंगे इन्हीं चीजों में, अभी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इसके साथ साथ लिखते चलेंगे अपन। ठीक है, चलो ऐड करते हैं मेरे भाई, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे मेरे भाई। और आगे लिखने पे आप क्या देखोगे, लिखेंगे आगे। चलो आगे लिखते हैं मेरे भाई, यहीं से लिख लेते हैं। पेड़ पौधों पेड़ पौधे लिखेंगे मेरे भाई, पेड़ पौधे जल के द्वारा, पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा पेड़ पौधे जड़ों के द्वारा, सारी बात है यहाँ। ठीक है, चलो लिखते हैं मेरे भाई, लिखते हैं, मैं बाद में हटा दूंगा इसको। लिखेंगे मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पेड़ पौधे जड़ के द्वारा, पेड़ पौधे जड़ के द्वारा पेड़ पौधे जड़ के द्वारा क्या लिखते हैं भाई, जमीन से, पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से
जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे मेरे भाई इसमें, आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे में लिखते जाएंगे आगे, लिखेंगे क्लोरोफिल द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा इस जल को बताओ किस में तोड़ देगी? तो लिखेंगे H2 है O2 के अणुओं में खंडित कर देता है। इस जल को H2 व O2 के अणुओं में खंडित कर देता है। विखंडित का मतलब समझते हो ना मेरे भाई? तोड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ देता है। ठीक है, आगे लिखेंगे मेरे भाई। चलो अभी इनको हटा देता हूँ, लाइनों को हो गया इनका। ठीक है, अब सीधा है ना। चलो आगे लिखेंगे पत्तियों की सतह पर, आगे लिखेंगे दूसरी चीज, पत्तियों की सतह पर, सही दिख रहा है ना मेरे भाई? लिखेंगे पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। पत्तियों की सतह पर छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन्हें रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों की, लिखेंगे मेरे भाई, इन रंध्रों की, रंध्रों द्वारा, लिखेंगे जिन्हें रंध्र कहते हैं, इन रंध्रों द्वारा पत्तियां द्वारा क्या वातावरण से, ठीक है, लिखेंगे इन दो रंध्रों द्वारा पत्तियां हवा से, लिख लो, हवा से CO2 को अवशोषित करती है। सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों द्वारा पत्तियां, इन रंध्रों द्वारा पत्तियां, तो द्वारा पत्तियां हवा से
देखो भाई थोड़ा सोचना पड़ता है ना लिखवाने से पहले, है ना, कुछ गलत नहीं लिखा जाए। इन रंध्रों द्वारा पत्तियां हवा से CO2 अवशोषित करती हैं। CO2 क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान लिखेंगे, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान पत्तियों में गैस का आदान प्रदान ही रंध्रों द्वारा होता है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे, तथा कुछ गैस की मात्रा तथा कुछ गैस की मात्रा का तथा कुछ गैस की मात्रा का तथा कुछ गैस की मात्रा का अवशोषण तथा कुछ गैस की मात्रा का अवशोषण जड़ कोमा तने जड़ तने तथा पत्तियों द्वारा जड़ तने तथा पत्तियों द्वारा जड़ तने तथा पत्तियों की सतह से जड़, एक मिनट, ये 1 मिनट में इसको सही लिख रहा हूँ बस। अवशोषण जड़ तने तथा पत्तियों की सतह द्वारा हो जाता है। इसके द्वारा हो जाता है बेटा, कुछ गैस की मात्रा का अवशोषण जड़ तने तथा पत्तियों की सतह द्वारा हो जाता है। ठीक है, चलो, सतह द्वारा हो जाता है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे भाई, बताओ आगे बढ़े क्या? असर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, अब मैं एक बार इनको बताता हूं कि रंध्र होते क्या है मेरे भाई। ठीक है, जैसे ये पत्ती हो गई, समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखो, मैं तुम्हें वो भी दिखा दूंगा, बुक वाला भी दिखा दूंगा, एक बार पहले आप ये समझ। ठीक है, ये मान लो इस तरीके से पत्ती हो गई तुम्हारी। ठीक है, इस पत्ती में क्या होता है, हल्के हल्के छोटे छोटे छिद्र होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? हल्के हल्के छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? हल्के हल्के छिद्र होते हैं इस तरीके। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे भाई, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दिख रहे हैं सभी को? बताओ दिख रहे हैं क्या? हाँ सर दिख रहे हैं। देखो मेरे भाई, अगर ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छोटे 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 छिद्रों को क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्या बोलते हैं? इन छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। अब ये रंध्र जब माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे, हम किसकी सहायता से देखेंगे? माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे, तो ये मेरे भाई इस तरीके से दिखाई देंगे तुम्हें। ये इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई, इस तरीके से तुम्हें ये क्या करेंगे, दिखाई देंगे।
इस तरीके से तुम्हें क्या दिखाई देंगे। तो अब ये कैसा छिद्र है, ध्यान से समझेंगे, ये कैसा रोम छिद्र, ये देखो ये क्या है, खुला है भाई, ये खुला रंध्र है, क्या है ये, खुला रंध्र। ये है मेरे भाई खुला रंध्र। सर बंद रंध्र कैसा होगा, बेटा बंद रंध्र इस तरीके से होगा, ये होगा बंद रंध्र। क्या होगा, बंद रंध्र। अब ये रंध्र क्या होते हैं, देखो ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये पत्तियों में पाए जाते हैं मेरे भाई, कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में। किस तरीके से समझेंगे इसको, देखो ये पत्ती है, जब इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से जूम किया जाएगा, जूम करने पर ये पत्ती का एक छोटा सा भाग है मेरे भाई, ये पत्ती का मान लो एक छोटा सा भाग है, ठीक है, ये पत्ती का क्या है मेरे भाई, एक छोटा सा भाग है। इस छोटे से भाग में बहुत सारे रंध्र होते हैं। अब ये रंध्र क्या करते हैं कि ये रंध्र रात के समय तो खुल जाते हैं, रात के समय तो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। रात के समय खुलने पर ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें रात के टाइम खुलते हैं और दिन में मतलब बंद हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं। अब कौन से पौधे होते हैं सर, क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो मेरे भाई जैसे रेगिस्तान के पौधे हैं, रेगिस्तान के जो पौधे हैं, रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं, वो रात के टाइम ही अपने रंध्र खोल होते हैं। क्यों खोलते हैं सर, क्योंकि सर ये क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो क्या सर दिन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती क्या, अरे मेरे भाई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड दिन में भी होती है, रात में भी होती है। लेकिन ध्यान से समझो, जब ये रंध्र खोलते हैं मेरे भाई, तो इनके पास जो जल की मात्रा होती है, जो जल की मात्रा होती है, वो सूर्य के प्रकाश पड़ने के कारण क्या हो जाती है, उड़ने लग जाती है, मतलब कम होने लग जाती है। अब कम होने लग जाती है तो रेगिस्तान में पहले ही क्या है, पानी की कमी है, इनको प्रॉपर पानी मिल ही नहीं पाता। तो ये क्या करते हैं मेरे भाई, ये रात को ही अपने रंध्रों को खोलते हैं, जिससे क्या होता है कि रंध्रों को खोलकर कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो मरुस्थल के पौधों की तो बात ऐसी है। अपने पेड़ पौधे क्या करते हैं मेरे भाई, इनका जब ये अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो रंध्रों को खोल लेते हैं, जबकि जब इनको मतलब नहीं लेनी होती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेनी होती, तो रंध्रों को बंद कर लेते हैं। रंध्र का मतलब क्या होता है, छिद्र होते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो ये इस तरीके से, तो ये तो हो गया खुला रंध्र और ये हो गया बंद रंध्र, किताब में दिया हुआ है। और चलो मैं इस तरीके से तुम्हें बना के भी और इसमें मैं थोड़ा सा डाल देता हूं। देखो मेरे भाई, तो बोलते हैं खुला रंध्र, क्या बोलते हैं इसको, खुला रंध्र बोलते हैं। इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई, तो क्या बोलते हैं अपन, खुला रंध्र बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई, ये इस तरीके से इसको बोलते हैं खुला रंध्र, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे खुला रंध्र। बना लेंगे इस चित्र को भी भाई मेरे, है ना, खुला रंध्र। और अभी के बना रहा हूं मैं मेरे भाई इस तरीके से तुम्हें, ये होता है मेरे भाई बंद रंध्र। रंध्र करते क्या है, तो रंध्र का काम पूछता है, रंध्र का क्या काम है, तो मेरे भाई रंध्र जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का या बाह्य वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, बाह्य जो गैसें हैं, बाह्य जो वातावरण है उससे गैसों का आदान प्रदान करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो हो गया बाह्य रंध्र, और ये क्या हो गया मेरे भाई, ये तो सॉरी, ये तो खुला रंध्र हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास, बंद रंध्र हो गया। लो एक बार फिर से, ये लो ये बंद रंध्र हो गया, ठीक है ना।
ये बंद रंध्र है, ये क्या है बंद रंध्र, और ये क्या है खुला रंध्र। ठीक है, यहां से क्या होती है, इसको बोलते हैं खुला रंध्र बोल दिया अपन ने। यहाँ पे केंद्रक भी होता है मेरे भाई, क्या होता है केंद्रक भी होता है, और इन पे क्या होती है झिल्ली होती है इस तरीके से। तरीके से दूसरी झिल्ली और होती है मेरे इस पे, ये लो। ठीक है, जो क्या करती है इसको प्रोटेक्शन देती है, बचाव करती है, इसका क्या करती है बचाव करती है, मतलब कि इसको सुरक्षा प्रदान करती है, क्या करती है सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी होती है मेरे भाई, है ना। तो रंध्र है, खुला हो या बंद हो। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से तुम्हें चित्र बनाना है, किताब में दिया हुआ है, बाकी मैंने तुम्हें समझा दिया किस तरीके से क्या काम करता है, किस तरीके से काम नहीं करता। ठीक है मेरे भाई, ये होते हैं रंध्र। अब आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़े, और आगे लिखोगे तुम इसी में लिखोगे मेरे भाई आगे, पत्तियों द्वारा लिखेंगे इसी में, तो बंद रंध्र हो गए, खुला रंध्र और बंद रंध्र। आगे बढ़े मेरे भाई, चलो इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, लो। अब दिख रहा है प्रॉपर। अब दिख रहा है भाई मेरे चित्र चित्र दिख रहा है मेरे भाई। देखो मैं इसको और बना देता हूँ सही तरीके से। इसकी आंतरिक दीवार होती है मेरे, देखो इतना सही नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने, बन जाए, है ना। तुम भाई ड्राइंग में तुम लोगे आगे जाके, तो तुम देख लेना अपने हिसाब से थोड़ा। देखो ठीक है, ये खुला रंध्र हो गया, ये बंद रंध्र हो गया। ठीक है ना, खुले रंध्र और बंद रंध्र में अंतर तो दिख रहा है ना मेरे भाई, कि ये देखो यहाँ से खुला हुआ है और ये क्या है यहाँ से बंद है। ठीक है, तो ये खुला हुआ रंध्र और ये क्या है बड़ा बंद बंद रंध्र है मेरे भाई, है ना। इसको छोटा छोटा लिख देता हूँ तो तुम्हारे समझ में, लाइन बचा ले, लो मेरे भाई। रंध्र, ये है मेरे भाई बंद रंध्र। खुला रंध्र और बंद रंध्र। ठीक है मेरे भाई, खुला रंध्र और बंद रंध्र। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, है ना। टाइम को बर्बाद ना करते हुए और आगे बढ़ते हैं, चलो। ये लो, इसको ऊपर कर रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो आगे लिखेंगे मेरे भाई। आगे लिखेंगे पत्तियों द्वारा प्राप्त, लिखेंगे पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, लिखेंगे मेरे भाई आगे,
लिखेंगे पत्तियों द्वारा प्राप्त पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड अरे नाला को कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, ये तो पता है ना, तो ये भी नहीं जानते हो। ठीक है, तो पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त लिखेंगे पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त। अब जल से क्या क्या प्राप्त हुआ था सर? हाइड्रोजन। तो जल से प्राप्त हाइड्रोजन व हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से पत्तियों द्वारा प्राप्त, ये क्या हो गया, लाइन गई भाई नीचे, दोबारा उठा रहा हूं मैं, सही लिखूंगा मेरे भाई, मैं तो नहीं लिखूं गलत। लिखेंगे मेरे भाई लिखो, आगे लिखेंगे मेरे पत्तियों से प्राप्त, पूरी भाई देखो गलती से हटवा दिया मैंने, हटा दिया था, चलो गलती से क्या समझदारी से हटाया था। पत्तियों द्वारा प्राप्त लिखेंगे पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त जल से प्राप्त ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन लिख रखा है तो कोई बात नहीं है ना। ऑक्सीजन जल से प्राप्त व हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन के अणुओं से अभिक्रिया कर, इसमें परिवर्तित हो जाता है, बताओ, ग्लूकोज में लिखेंगे अभिक्रिया कर, सही लग रहा है ना मेरे भाई, सही, कोई दिक्कत तो नहीं ना, अभिक्रिया कर लिखेंगे ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। किसमें अपचयित हो जाता है मेरे भाई? ग्लूकोज में अपचयित हो जाता है। आगे लिखेंगे इसी में, इसकी अभिक्रिया लिख लेंगे वापस से एक बार, और वापस क्या लिख लेंगे सर? 6CO2 प्लस में, बताओ कितने अणु थे जल के? तुम बोलोगे सर 12, तो 12H2O। यहाँ पे क्या क्या मिला था सर? यहाँ पे तो सूर्य का प्रकाश था, और यहाँ पे क्या था मेरे भाई? क्लोरोफिल था। क्या था? क्लोरोफिल था। ठीक है, क्लोरोफिल था। क्या मिल रहा था हमें, बताओ क्या मिल रहा था सर? हमें मिल रहा था 6C6H12O6 प्लस में 6 ऑक्सीजन के अणु और प्लस में 6 जल के अणु मिल रहे थे।
ठीक है, तो यही तो मिल रहा था। ये क्या था अपने पास, ये क्या था अपने पास, ये क्या था, ये था सर ग्लूकोज। क्या था, ग्लूकोज था। अब लिखेंगे, लिखेंगे आगे इसी में, इसी में लिखेंगे मेरे भाई आगे, एक लाइन लिखेंगे, चलो एक लाइन लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे ग्लूकोज के रूप में प्राप्त ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज के रूप में प्राप्त प्राप्त ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ पौधों प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है मेरे भाई। क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को, बताओ कोई दिक्कत इसमें किसी को। लो मैं इसको छोटा कर देता हूँ और अब देखेंगे और अब बताएंगे कि हाँ सर कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो मेरे बताएंगे। ठीक होने दो इसको इतने तक। बताओ इसमें कोई दिक्कत आई है किसी को, बताओ कोई दिक्कत मेरे भाई किसी को। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे बताएंगे। चलो देखो मेरे भाई, पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से, पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं। जड़ के द्वारा क्या करते हैं, जमीन से जल ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस जल को H2 और O2 के अणुओं में विखंडित कर देता है। जो प्रकाश की ऊर्जा आएगी उससे जो जल था, जल का मतलब H2O, वो हाइड्रोजन में मतलब H2 में और O2 में क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तुम भी तो टूट जाते हो ना, किसी की थप्पड़ पड़ते हैं तब, नालायक हो। इधर देखो, पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं मेरे भाई, रंध्र कहते हैं। देखो सीरियस सीरियस रहना पड़ता है मेरे भाई, मजाक तो कर लेंगे, मजाक तो कोई बात नहीं है, मजाक का मूड ही नहीं होता नालायक को। हाँ दिल टूट गया क्या सर, हाँ बेटा दिल टूट गया मेरा, मेरा दिल टूट गया, पता नहीं ब्लड कहाँ से फ्लो हो रहा है, कहाँ पे मतलब क्या हो रहा है। अब मैसेज क्या आते हैं मेरे भाई, आते हैं मैसेज आते हैं ना, हाँ मैसेज आते हैं। तेरी बात कर रहा हूँ इस बार, हाँ कल ही आया था, अभी कल ही आया था मैसेज। क्या मैसेज आया था कि दोबारा मैसेज मत करना, चलो नालायक इधर देखो, यही मैसेज आया था, पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अरे हाँ आया था, मैसेज आया था, नालायक हो। दुआ कर रहे हैं सर, हाँ दुआ करते रहो और ज्यादा टूट जाए नालायक हो। इसमें से तुम ब्लड को फ्लो मत होने देना, ये जो दिल है ना इसको तोड़ देना तुम, मतलब ये जो धमनी शिरा ये सारी है ना, ये चली जाएंगी बेचारी, और ये ब्लड का सर्कुलेशन खत्म कर दोगे तुम। अरे मेरे तो अशुद्धि बहलेगा नालायक को, जीने तो दो तुम। इधर देखो तुम नालायक हो। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं मेरे भाई। कैसे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इन रंध्रों द्वारा पत्तियां हवा से CO2 अवशोषित करती हैं। हवा जो बह रही है ना मेरे भाई, उससे तुम ऑक्सीजन लेते हो और ये पत्तियां क्या लेती हैं, CO2 लेती हैं। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। आदान प्रदान का मतलब है लेन देन, वो लेती भी है और देती भी है। तो लेती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और देती क्या है, ऑक्सीजन। तो वो किनके द्वारा होता है, इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। तथा कुछ गैस की मात्रा का अवशोषण, तथा कुछ गैस की जो मात्रा होती है उसका अवशोषण जड़ तने तथा पत्तियों की सतह द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है, जड़ तने तथा पत्तियों की सतह द्वारा हो जाता है। आगे देखेंगे, ये था अपना खुला रंध्र और ये था मेरे भाई बंद रंध्र। क्या था, बंद रंध्र। आगे देखेंगे,
पत्तियों द्वारा प्राप्त, पत्तियों के द्वारा जो प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल से प्राप्त ऑक्सीजन, जो जल से प्राप्त ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखो मेरे पे कार्बन डाइऑक्साइड मिली, जल था, जल टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल गया, तो इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया मेरे भाई। क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। कैसे बनाया, देखो 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड थी, 12 H2O जल के अणु थे, सूर्य का प्रकाश था, क्लोरोफिल बत्तियों के पास उपस्थित था ही, तो इन्होंने बनाया ग्लूकोज, जिसको हम C6H12O6 बोल रहे हैं। ऑक्सीजन का निर्माण भी किया और इन्होंने जल का निर्माण भी किया। इसी तरीके से देखो ग्लूकोज के रूप में प्राप्त जो कार्बोहाइड्रेट है मेरे भाई, जो ये कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुई है, ये पौधों को क्या देगी, हमारे पौधों को ऊर्जा देती है, ऊर्जा प्रदान करती है और ऊर्जा इन्हीं से प्राप्त होती है। अब लिखेंगे मेरे भाई आगे विषमपोषी पोषण। अब देखो ये स्वपोषी पोषण की बात कर रहे थे जिसमें मैंने तुम्हें इतना सब कुछ बताया है। अब बात करेंगे हम विषमपोषी पोषण की। किसकी बात करेंगे मेरे भाई, विषमपोषी पोषण की। चलो हल्का फुल्का फिर से बता देता हूं, एक बार लिखा देता हूं तुम्हें, थोड़ा सा क्या मतलब एक हेडिंग डाल देता हूं बस, है ना। चलो अब रंग बदल लेता हूं। आई एम ए गिरगिट, मुझे रंग बदलना पड़ेगा। चलो रंग बदला है मैंने और मैं लिखूंगा विषमपोषी पोषण मेरे भाई। विषमपोषी पोषण, मैं लिखूंगा विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण। अब ये विषमपोषी पोषण क्या होता है इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा बोल के समझाता हूँ और फिर मैं तुम्हें लिखना समझाता हूँ। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद में हम देखो विषमपोषी पोषण में हम लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो यहाँ पे देखो विषमपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण क्या होता है सर, एक तो स्वपोषी पोषण तो आपने बता दिया था, हाँ मेरे भाई मैंने बता दिया था स्वपोषी पोषण को। अब हम बात करेंगे विषमपोषी पोषण की। तो विषमपोषी पोषण क्या होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करना मेरे भाई। विषमपोषी पोषण का मतलब है कि जिसमें कोई भी जीव, जो जीव होता है वो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता, मतलब जो खुद है, मतलब अपने आप में अपने आप उस भोजन का निर्माण नहीं कर सकता, वो इस भोजन के लिए ये प्राणी संपोषण, मतलब प्राणी सम सॉरी विषमपोषी पोषण। तो ये जो पोषण होगा, ये पोषण के लिए जो जीव होगा ना मेरे भाई, ये जो जीव होते हैं विषमपोषी पोषण वाले, ये क्या होते हैं कि पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। मतलब कि ये खुद अपना भोजन नहीं बना सकते, ये दूसरे जीवों के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाते हैं। सर कितने तरीके का मेरे भाई, जो विषमपोषी पोषण होता है वो 3 तरीके का होता है। कौन कौन से होता है सर, एक तो होता है मृतोपजीवी पोषण। क्या होता है, मृतोपजीवी पोषण। दूसरा होता है परजीवी पोषण। क्या होता है मेरे भाई, परजीवी पोषण होता है। और तीसरा होता है प्राणी संपोषण। क्या होता है, प्राणी संपोषण। हम तीनों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि परजीवी पोषण क्या होता है, जिसमें कोई जीव पर निर्भर रहता है पूर्ण तरीके से, वो क्या कहलाता है, भोजन के लिए क्या होता है, पोषण के लिए क्या करता है, किसी अन्य जीव पर पूर्णतः डिपेंड रहता है, पूर्णतः निर्भर रहता है, वो कहलाता है मेरे भाई परजीवी। परजीवी का मतलब, पर का मतलब दूसरा, जीवी का मतलब जीव, तो दूसरे जीव पर, परजीवी का मतलब क्या हो गया, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो वो कहलाता है परजीवी पोषण। दूसरा मतलब पहला ये हो गया परजीवी पोषण। दूसरा आता है मृतोपजीवी पोषण। ऐसा पोषण मेरे भाई, ऐसा पोषण जिसमें क्या करते हैं, जिसमें क्या करते हैं मेरे भाई, कि इसमें जो जीव होता है वो मृत जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे मान लो बाज हो, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, चील हो गई, ये सारे के सारे जब चीज मर जाती हैं तो उसके बाद में ये उनसे पोषण ग्रहण करते हैं। तो मृत जीवों पर जो डिपेंड रहते हैं उनको कहते हैं अपन क्या, क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं अपन मृतोपजीवी पोषण। मतलब जिसमें मृत जीवों पर निर्भर रहता है पोषण के लिए, ऐसा जीव जो पोषण के लिए मृत जीवों पर निर्भर रहता है क्या कहलाता है, मृतोपजीवी।
परजीवी मैंने बता दिया। प्राणी संपोषण क्या होता है? प्राणी सम का मतलब समान, मतलब प्राणी के समान, मतलब वो अंतर ग्रहण करेगा, फिर पाचन करेगा, पाचन के बाद में उत्सर्जन कर देगा। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? प्राणी सम कहलाते हैं। इस प्राणी सम का एक वो बहुत अच्छा उदाहरण है जिसको हम अमीबा बोलते हैं। अमीबा क्या होता है? अमीबा मेरे भाई एक कोश की होता है, और अमीबा में पाचन तुम्हारे उदाहरण के द्वारा इसमें किताब में समझाया गया है, और इस अमीबा के पाचन द्वारा प्रश्न पूछा भी गया है, शायद लास्ट ईयर ही पूछा गया है। इसमें तुम देखोगे कि अमीबा किस तरीके से भोजन को ग्रहण करता है, अमीबा किस तरीके से भोजन को ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद में कैसे उसका पाचन करता है, क्या उसके दांत होते हैं क्या? नहीं सर। क्या उसके मतलब एंजाइम निकलते हैं क्या? ऐसा क्या चीज होती है जिसके कारण वो पाचन कर लेता है? और पाचन के बाद में सर उसमें उत्सर्जन अंग होते हैं क्या? उत्सर्जन अंग होते हैं तो किस तरीके से उत्सर्जन करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे मेरे भाई। चलो स्टार्ट करें लिखना। स्टार्ट करें तो लिखेंगे विषम पोषी पोषण। तो लिखेंगे मेरे भाई विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण में लिखेंगे पोषण का वह तरीका, लिखेंगे पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका लिखेंगे मेरे भाई इसमें लिखो मेरे भाई, लिखेंगे पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका दिख रहा है मेरे भाई सभी को? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन, तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, स्वयं नहीं बना सकता, स्वयं नहीं बना सकता। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए, बल्कि लिखेंगे बल्कि अपने भोजन के लिए, बल्कि अपने भोजन के लिए लिखेंगे बल्कि अपने भोजन के लिए लिखते चलेंगे साथ साथ मेरे भैया ना, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव द्वारा अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से, अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं, बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं। विषम पोषी पोषण कहलाता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है मेरे भाई।
समपोषी पोषण देखो सीधी लाइन तक नहीं खींचे, ऐसी स्थिति, सब खराब स्थिति है मेरे भाई, है ना। क्या कहलाता है? विषमपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण लिखेंगे मनुष्य, फंगस। उदाहरण मनुष्य, आ गया ना तुम्हारा नाम, मेरा भी है इसी में। मनुष्य कोमा फंगस कोमा, बस कोई कवक बोलते हैं। तो मनुष्य हो गया, फंगस हो गया, वह अन्य जीव आदि। जीव आदि, ठीक है मेरे भाई। लिखेंगे एक बार इसको, फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। चलो मेरे भाई आगे और लिख दूं थोड़ा सा। लिखेंगे विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। लिखेंगे विषम पोषी पोषण दिख रहा है मेरे भाई सभी को? चलो लिखेंगे विषम पोषी पोषण समपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, लिखेंगे पहला लिखेंगे मेरे भाई, पहला लिखेंगे मृतजीवी पोषण। लिखेंगे मृतजीवी पोषण। ठीक है, दूसरा यहीं पे लिख लेंगे भाई मेरे भाई। क्या लिखेंगे दूसरा? दूसरा लिखेंगे परजीवी पोषण। लिखेंगे परजीवी पोषण। क्या तीसरा लिखेंगे मेरे भाई प्राणी संपोषण। प्राणी सम पोषण, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अब इसमें पहली एडिंग डाल के छोड़ देंगे और फिर अपन इसको कल लिखेंगे। अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें, अभी तो है ना। पहला लिख लेंगे यहाँ पे मृतजीवी पोषण। लेंगे मेरे भाई पहला मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, ठीक है मेरे भाई। चलो देखो मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, अभी हम 1 घंटा हो चुका है ना, 1 मिनट बच रही है। मैं 1 मिनट में इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, कुछ रह गया है जो। ठीक है मेरे भाई, चलो।
चलो इसमें तो कुछ है नहीं। देखो विषम पोषी पोषण, अब विषम पोषी का मतलब है, देखो अपने आप में ही पता चल रहा है विषम, विषम का मतलब क्या है मेरे भाई, जो अलग तरीके से करता हो, मतलब खुद नहीं करता हो, तो खुद नहीं करता तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, अगर खुद नहीं करता तो क्या करेगा कि जिसमें दूसरों पे निर्भर रहेगा, दूसरों पर क्या रहेगा निर्भर। तो देखो पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। क्या तुम बना सकते हो क्या? नहीं सर, हम तो मम्मी के टिकड़े हाथों के टिकड़े खाते हैं। हाँ मेरे भाई, मैं भी यही खाता हूँ, और नालायक अपन दूसरों पर निर्भर है, इसलिए अपन कौन से हैं, विषम पोषी, मतलब विषम पोषी पोषण वाले, मतलब विषम पोषी जीव है। विषम पोषी क्या है? जीव। तो देखो मेरे भाई, नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, फंगस व अन्य जीव आदि। नालायक को देखो समझो ऐसे कि भाई अपन सूर्य से और कार्बन डाइऑक्साइड से, इनसे तो अपन भोजन नहीं बना सकते ना। मम्मी अलग चीज है, ध्यान से समझो, मम्मी भी तो मनुष्य है, वो भी मतलब वो है। तुम कहो कि मम्मी तुम तो स्वपोषी हो और हम विषम पोषी है, तो ऐसी बात नहीं है, वो भी क्या है, विषम पोषी है मेरे भाई। स्वपोषी का मतलब है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हो, और मतलब क्या ले रहा हो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हो, सूर्य का प्रकाश ले रहा हो, उसके पास खुद का, अपने पास रसोई घर हो, जैसे क्लोरोफिल है, वैसे ही उनके पास खुद का वो हो, मतलब अपने पास सक्षम हो जिससे वो अपना भोजन बना सकते हो। तो ऐसा है क्या? नहीं सर, हम क्या करते हैं, गेहूं लाते हैं। तो मेरे भाई गेहूं क्या एक फसल है, उस फसल में पेड़ भी, पत्तियां भी होती है, तो वो पहले बनता है। तो हमने क्या किया, वो भी तो एक जीव है, पेड़ पौधे भी तो क्या है, जीव। तो हम उनके ऊपर डिपेंड है, इसलिए वो कौन सा हो गया मेरे भाई, विषम पोषी पोषण हो गया। कौन सा पोषण हो गया? विषम पोषी पोषण। अब ये 3 प्रकार का होता है, एक तो होता है मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। सर मृतजीवी क्या होता है मेरे भाई? मृतजीवी का मतलब जिसमें मृत जो जीव होते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं पोषण के लिए। जैसे मैं हूं, मान लो, जैसे तुम मान लो, मैं तो नहीं हूं नालायक को, मान लो कोई आदमी मर गया, मर्या पर खाबड़ो आया, मर्या पर खाबड़ो को मतलब का ये मेरे भाई कि ये मर गया, उसके बाद में खा रहा है, मृतजीवी पोषण कर रहा है। वो क्या कर रहा है? मृतजीवी पोषण। दूसरा आता है परजीवी, परजीवी का मतलब जीव पर। प्राणी सम का मतलब जो अंतर ग्रहण करता है, फिर पाचन करता है, फिर उत्सर्जन करता है, वो प्राणी संपोषण। सर हम इसमें क्यों नहीं आते, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे मेरे भाई। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, चलो ठीक है।